नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती और साथ ही एंजल वन के प्रथमेश माल्या। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। हफ्ते की शुरुआत है और बाजार इस हफ्ते काफी सारा डेटा देखने वाला है। एक तो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं जो कि हम इंडिया, यूएस और साथ ही साथ चीन से आता हुआ देखेंगे। इसके साथ ही साथ फैक्ट्री एक्टिविटी नंबर्स भी हैं यूएस की तरफ से और बाजार इन सभी से भी क्यूज देता हुआ नजर आएगा। और काफी हद तक 19-20 सितंबर को यूएस फेड क्या करने वाला है उसका काफी क्यूज इस हफ्ते से भी बनते हुए नजर आएंगे। प्रथमेश, कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये हफ्ता और आपकी टॉप पिक्स यहाँ पर क्या होंगी? गुड इवनिंग मनीषा। क्लियरली काफी इम्पैक्टफुल इवेंट वीक रहेगा ये जो वीक है। तो इस बेसिस पे वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सारे कमोडिटीज में। बट यहाँ पे टॉप पिक ऑफ द वीक में हम यहाँ पे गोल्ड को चुनेंगे। गोल्ड में मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे 59,000 के पास में ट्रेड हो रही है कमोडिटी। यहीं पे बेचने की सलाह रहेगी। 59,160 का स्टॉप रहेगा और टारगेट नीचे में 58,650 के लिए रहेगा। तो ये तो बात हुई यहाँ पर गोल्ड की, लेकिन साथ ही साथ वंदना आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ है, क्योंकि मॉनसून की जहां तक बात है और उसके बारे में हम यहाँ पर देर से सेगमेंट में चर्चा करेंगे भी। अभी तक सितंबर की अगर बात की जाए तो नियरली 38-39% यहाँ पर कम मॉनसून देखने को मिला है अब तक के महीने सितंबर में, यानी कि अगस्त के एक बड़े डेफिसिट के साथ बाद सितंबर में भी अब तक का जो नंबर है वो बड़े डेफिसिट में है। इन सबको देखते हुए एग्री स्पेस को कैसे देखती हैं आप? जी मनीषा, आज के दिन तो यहाँ पे हालांकि लाल निशान में सब ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एफएओ ने एक इंडिकेशन देने यहाँ पे शुरू कर दिए हैं और ऑयल सीड्स वगैरह तो यहाँ पे एक फॉल आ रहा है, लेकिन कुछ एग्री कमोडिटीज हैं जिसमें यहाँ पे राइज की संभावना है। और रबड़ को देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वगैरह को देख के तो वहां पे हम लोगों ने एक शार्प जंप आता हुआ देखा है। लेकिन अगर एनसीडीएक्स की कमोडिटी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा दबाव में आज से कल तक मार्केट यहाँ पे हो सकती है। ग्वार जो है मॉनसून को लेके काफी ज्यादा रिएक्ट करता है और कहते हैं कि वेदर डेरिवेटिव की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल जो है ये कंटिन्यू रह सकता है। 12,725 के करीब यहाँ पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं रिकमेंड करना चाहूंगी, वहां पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 12,350 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 12,875 का। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी मनीषा, मुझे लग रहा है कि एक बार 12,350 से 12,200 के करीब फिर से एक बार जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको मिलने वाला है। तो इंट्राडे से कल तक मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसके बाद फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी क्योंकि प्रोडक्शन कम है और मानसून में यहाँ पे कम होने की ही उम्मीद है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे डीप हो सकता है। 14,100 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 13,875 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 14,200 का। ऑल राइट, तो इवन एज मॉनसून यहाँ पर बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन बिकवाली की राय यहाँ पर काफी हद तक इन कमोडिटीज में आती हुई आपको याद भी दिला दें कि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें या पिछले 3-6 महीने का चार्ट उठा के देखें तो इन कमोडिटीज में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और कुछ मुनाफा वसूली अब उन स्तरों से आती हुई। तो हल्दी में 4% की गिरावट और नियरली 3% से ज्यादा की मंदी यहाँ पर ग्वार सीड में भी बनती हुई नजर आई है। लेकिन मौसम का जायजा ले लेंगे और यहाँ पर हमने एक बड़ा डेफिसिट आता हुआ देखा है। हमारे साथ स्काईमेट के महेश पलावट जुड़े हैं। महेश जी नमस्कार। पहले तो आपका यही सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि अगस्त में यहाँ पर काफी हद तक हमने किसानों को एक हिट आता हुआ देखा है। सितंबर के पहले 10 दिन भी बहुत बड़े डेफिसिट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप अब तक का सितंबर और यहाँ से बाकी का सितंबर कैसी रहने की उम्मीद है? देखिए, अभी तक देखा हमने सितंबर के जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर तो ठीक ठाक बारिश हुई थी। महाराष्ट्र वगैरह में ठीक हो गई बारिश, लेकिन जो राजस्थान है, गुजरात है, ये अभी भी सूखे हैं। पंजाब, हरियाणा, ये बिहार हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में बारिश नहीं हुई है। तो अब आगे क्या है कि अब ये जो लो प्रेशर एरिया बना था ये अभी एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश पे है। तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश हुई है। एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके प्रभाव से क्या होगा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिण पूर्वी ये गुजरात, यहाँ से लेकर के और हो सकता है तेलंगाना के कुछ इलाकों में और उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। कम से कम हम कह सकते हैं कि 3rd वीक ऑफ सितंबर तक। उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम होने लग जाएंगी, मानसून विड्रॉ होने लग जाएगा। पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ ये सूखे रहेंगे। अब पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश कम होगी और पहाड़ों पर भी बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। जी। तो आपने एक डिटेल्ड एनालिसिस तो यहाँ पर महेश जी दिया है, लेकिन ज्यादा चिंता वाली बात अब यहाँ पर कहाँ है? जैसे आपने कहा कुछ इलाकों में बिल्कुल बारिश होने की उम्मीद नहीं है और ये वही इलाके हैं जहां पर हमने अगस्त में भी कुछ बहुत ज्यादा बारिश होते हुए नहीं देखी।
देखिए, एक तो आप मानेंगे कि पूरा जो राजस्थान है, लगभग पूरा राजस्थान सूखा रहेगा। पूर्वी राजस्थान में हल्की-फुल्की बारिश होगी, इससे फसलों को कोई अब फायदा नहीं होने वाला है। और गुजरात में भी जो अब फसल पकाई मतलब हार्वेस्टिंग के ऊपर है, तो वहां पर भी अगर लेटर पार्ट ऑफ सितंबर में बारिश होती है तो वो नुकसान ही करेगी। इसीलिए जो पूर्वी गुजरात है, वहां के कुछ इलाकों में, और जो सूरत, वलसाड़ वगैरह जो दक्षिण पूर्वी गुजरात है, वहां पर बारिश होगी। लेकिन सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों, यहाँ पर दिक्कत है। पंजाब, हरियाणा में प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी है तो ज्यादा किसानों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी भी डेफिशिएंट बना हुआ है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय बिहार के लिए है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये सबसे ज्यादा डेफिशिएंट बने हुए हैं, और यहाँ भी आगे हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन जो मूसलाधार या अच्छी बारिश है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली। जी। ओवरऑल सितंबर आप कैसे देखते हैं, किस तरह से बंद होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि एज ऑफ नाउ 1 से 10 तारीख तक जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा वीक हैं। देखिए, ये जो 11% से 10% पे आया है, मतलब कि थोड़ा सा एट पार तो रहा है, यानी कि डेली एवरेज को कवर किया है, 1% डेफिशिएंसी को भी कवर किया है। और अब जो बारिश है वो थोड़ी सी अच्छी है, खास करके जैसे मैंने बताया पूर्वी और मध्य भागों में, और साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश होती है, तेलंगाना वगैरह, आंध्र प्रदेश में, और केरल में अच्छी बारिश है। तो उससे क्या होगा कि जो डेफिशिएंसी है अभी 10% कम है मानसून, तो हो सकता है कि ये जो सितंबर थोड़ा सा अच्छा बारिश दे जाए, और जो पूरा मानसून खत्म होगा वो 93 से 95% के बीच में कहीं भी खत्म हो सकता है। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि सितंबर का महीना अगस्त के महीने से यहाँ पर बेटर रह सकता है, और साथ ही साथ ओवरऑल मॉनसून फिर कैसा बंद होगा? आपको लगता है कि अभी भी 9-10% का जो डेफिसिट है वो हम इस साल इस सीजन के एंड तक कैरी ओवर करेंगे? नहीं, जैसे मैंने बताया कि 10% का डेफिसिट है, तो इसको थोड़ा सा कवर कर जाएगा। ओके। तो आप कह सकते हो जैसे 93 से 95 के बीच में होगा, तो मतलब आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि 7% डेफिसिट हो या 5% डेफिसिट। 7 से 5% डेफिसिट के बीच में खत्म हो जाएगा। तो यानी बिलो नॉर्मल का चांसेस ज्यादा बन रहा है, नॉर्मल का चांसेस कम है। लेकिन अगस्त से थोड़ी अच्छी बारिश है। ऑल राइट, तो सितंबर का महीना यहाँ पर स्लाइटली बेहतर रह सकता है, लेकिन तो भी ये सीजन की जो अंत है वो 5 से 7% हम इन द डेफिसिट आता हुआ देखेंगे। हमारे साथ इंद्र शेखर भी मौजूद हैं। इंद्र, हमने आपको एयरपोर्ट पे यहाँ पर पकड़ा है, लेकिन आपसे क्विकली जानना चाहेंगे कि जिस तरह का कंसर्न और जिन राज्यों का कंसर्न फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ की जो फसलें हैं, कितनी चिंता है? देखिए मनीषा जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे शो पे आने का मौका दिया। देखिए, मेरे पहले वाले जो वक्ता थे उन्होंने साफ साफ ये कह रखा है कि कई कई क्षेत्रों में और कई कई प्रदेशों में बहुत ज्यादा बारिश की मार पड़ेगी। इसका ये मतलब है कि जो धान की फसल अभी लगी हुई है खेतों में, उनको ऑलरेडी अगस्त में मार पड़ी है। कई सारे किसान हैं जिन्होंने रुपाई करने के बाद उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सूखा था, उनके पास नहरों का पानी नहीं था, और इसके साथ साथ अगस्त में जो पानी की मार पड़ी है उससे जो है प्लांट्स, आपके जो धान के पौधे हैं, बाकी सारी जो फसलें हैं, सब पे इम्पैक्ट पड़ा है। अब अगर अब सितंबर में भी ये चीज आगे बढ़ती है, तो चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे केरला हो, चाहे गुजरात हो, और उसके साथ में वेस्टर्न राजस्थान हो, आप देखेंगे कि हर तरफ का जो क्षेत्रफल है वो गिरेगा, उत्पादन गिरेगा। और ये उत्पादन सिर्फ पानी के कारण तो गिरेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो थोड़ी नमी और ज्यादा गर्मी के कारण जो बीमारियां बढ़ती हैं, उससे भी मुझे लगता है किसानों की जो है ज्यादा बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो है हमें खरीफ की जो हमारे इस बार के जो आउटपुट्स होंगे वो काफी आप देखेंगे उसमें मात्रा कम होगी। भारत में सब ये सोच रहे थे कि खराब रबी के चक्कर में इस साल खरीफ अच्छा होगा, और भारत अपनी जितनी भी अनाज की जो पूंजी है, उस भंडारण है, उसको पूरी तरीके से कर पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कम से कम अभी भी आप देखेंगी तो चावल का जो रकबा है वो 4% कम हुआ है पिछले एवरेज से, पिछले 5 साल के एवरेज से। और इसी के साथ साथ अगर बाकी फसलों को भी इम्पैक्ट हुआ और उसके चक्कर में रबी सोइंग भी डिले हुई या रबी सोइंग में भी समस्या आई, तो भारत जो है और ज्यादा फूड इन्फ्लेशन की ओर बढ़ेगा। भारत में और जो है जो खाद्यान्न पदार्थ हैं इनकी कीमतें बढ़ेंगी, और साथ साथ इनका उत्पादन भी कम होगा। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है अगर खरीफ की ये जो बरसात नहीं हुई अब। और अब देखिए डेफिसिट की बात आप मेरे पहले वाले वक्ता ने बहुत अच्छी कही कि चाहे ओवरऑल डेफिसिट 5 या 7% हो, लेकिन अगर वो पानी सही समय पे प्यासे को नहीं मिला, प्यासे पौधे को नहीं मिला, तो पौधा तो मर जाएगा। चाहे आप लेकिन इंद्र, आपने धान की तो यहाँ पर बात करी है, जहां तक बुआई के नंबर्स हैं, दालों के तो पिछले साल के कंपैरिजन में कम है ही। खाने के तेलों में भी हमने देखा है कि कुछ बहुत कंसर्न्स वापस लौटते हुए।
जी देखिए, वो तो फसलें सबसे ज्यादा मार खाई हैं, इसीलिए आपने देखा है कि भारत सरकार ने दाल का आयात करने का निर्णय लिया। उसी के साथ साथ आपके जो अरहर की फसल थी पिछले साल भी, मूंग की फसल थी, ये सारी चीजें जो है नमी के कारण खराब हुई थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बहुत सारा फसलों को नुकसान हुआ था, उत्तर प्रदेश में रबी की दलहन की फसलों को नुकसान हुआ था, और इस बार भी जो है दलहन की फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। तो और तिलहन की जहां तक आप बात कर रही हैं, सेसमी जो तिल कहा जाता है, उसकी फसलों को भी नुकसान था पिछली बार भी, और इस बार भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि नमी ज्यादा आगे पीछे हो रही है। तो मैं अभी अपनी तरफ से कंजर्वेटिव एस्टिमेट यही दूंगा कि हम लोगों को, किसानों को, और जो लोग नीति बनाते हैं उनको बड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए इस समय, क्योंकि मानसून पे हम पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर सकते हैं, इन आंकड़ों पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमारी चाहे, मतलब मैं किसी का बुराई या निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन एआई और जितनी भी वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है वो हमारे किसान तक नहीं पहुंच पाई है, और ना ही वो टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट कर पाई है कि ये क्या होने वाला है, एल नीनो ईयर। तो ये एल नीनो ईयर है, हमें वैसे ही और ज्यादा संकेत रहना चाहिए, और एआई और इन सारी चीजों में पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें कंजर्वेटिव पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि भारत इस समय एआई और वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी में मैच्योरिटी नहीं पा पाया है। तो ये मेरा पूरा कमेंट रहेगा, इस पे टिप्पणी रहेगी। कोई और अगर सवाल आपकी ओर से? एक फाइनल सवाल यहाँ पर है, और जैसे महेश जी कह भी रहे थे कि पंजाब हरियाणा में कम बारिश है, लेकिन वो इरिगेटेड एरियाज हैं, लेकिन साथ में जो चिंताएं हैं वो राजस्थान गुजरात में है, और भी बड़ी चिंताएं यहाँ पर झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज में रह सकती हैं। ये जो फूड बोल है राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड वाला, यहाँ पर क्या चिंता देखते हैं, और आप यहाँ पर क्या करने का प्लान बी जो सरकार यहाँ बना सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से क्रॉप इंश्योरेंस को तुरंत जारी करिए। हर जो किसान जो ऑलरेडी जिसके पास पट्टा है उसको तुरंत क्रॉप इंश्योरेंस में डालिए। आपको डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाना पड़ेगा। एक फसला खेती के जमाने गए। जब तक 2027-2026 तक मौसम इतना ज्यादा बदलेगा कि किसानों को मल्टी क्रॉपिंग की ओर वापस जाना पड़ेगा। आप एक खेत में 4 फसल लगाइए, कम से कम आपके खाने के लिए तो निकलेगा। अगर इस समय एक फसल फेल हो जाती है तो आपके खाने के लिए भी नहीं है, बेचने के लिए भी नहीं है, और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो खरीफ में जितना बचाया जा सकता है उतना हो जाए, और खरीफ में जितना बचाया जा सकता है उतना बचाया जाए, सही दवाइयां दी जाएं और सारी चीजें दी जाएं, और अगली सीजन के लिए जो है और ज्यादा तैयारी से काम किया जाए। एब्सोल्युटली। इंद्र, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमें पता है आपकी फ्लाइट का समय भी है, लेकिन बहुत शुक्रिया इन सवालों के लिए हमें जवाब भी देने के लिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी सांतिया भी हैं। सांतिया, क्लियरली बारिश के नंबर्स तो आप हमें आज दे ही रही थी, और हमने वहां पर वो महेश जी के साथ, इंद्र के साथ शेयर भी किए, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो वाटर रिजर्वॉयर्स को लेकर हैं। क्या वहां से कोई सपोर्ट है? देखिए मनीषा, बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है। अगर हम बात करें जो कि सरकारी आंकड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट 150 रिजर्वर्स की बात करती है, और 6 सितंबर के अगर हम आंकड़े की बात करें तो पिछले 10 साल के मुकाबले, जो 10 साल का जो एवरेज है उससे हम 14% कम चल रहे हैं, और पिछले साल के मुकाबले करीब 26% हम कम चल रहे हैं। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, जैसे कि इंद्रशेखर भी बता रहे थे कि हम खरीफ पे हमारा अब फोकस यही होना चाहिए, जोर यही होना चाहिए जितना हो सके बचाया जाए। लेकिन अब चिंता का विषय होगा अगली रबी की फसल। रबी की फसल खरीफ की फसल की तरह बारिश पर निर्भर नहीं करती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो संजोया हुआ पानी है, जो धरती ने पानी सोख लिया है, वो कितना काम आएगा। रबी पिछले साल भी बहुत ज़्यादा अच्छी खबर लेकर नहीं आई थी। उसके बाद इस साल की शुरुआत, चाहे वो फरवरी में बढ़े हुए तापमान से लेकर के प्याज खराब होने तक, या फिर जो असामयिक ओले पड़े बारिश हुई, उसके बाद ये डिलेड मानसून, उसके बाद ये अनइवन रेनफॉल, क्योंकि इससे पहले भी हमारे जो एक्सपर्ट है वो बता रहे थे कि कितना पानी बरसा है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि कब बरसा है, ये जरूरी है। तो रबी की फसल, अब फिलहाल खरीफ से ज्यादा चिंता रबी की हो गई है। वापस खरीफ की तरफ आते हुए एक और चीज ये देखनी होगी कि चावल का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है फूड इन्फ्लेशन में। देखिए, शुरुआत अच्छी रही चावल के लिए। पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें तो शुरुआत में अच्छी बारिश हुई। वेस्ट बंगाल जो कि सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है, वहां भी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद पंजाब हरियाणा में तेज बारिश आई। बारिश के साथ में रेत भी बहकर आई। वैसे तेज बारिश चावल के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन क्योंकि इतनी रेत बह करके आई, वो बिल्कुल धान की फसल के ऊपर से फिर गई। उसी के बाद कुछ हफ्तों बाद वेस्ट बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी नुकसान चावल का दिखाई देने लगा। उसके बाद बात की जाए, जब थोड़ी सी बरसात ने कुछ मतलब एक तालमेल सा बिठा, उसके बाद वापस से रीसोइंग करी है पंजाब के और हरियाणा के किसानों ने। इसलिए हमें जो चावल के रीसोइंग के आंकड़े हैं, ये जो पिछले साल के मुकाबले जो आखिरी आंकड़ा सरकार ने जारी किया था उसमें 4% ज्यादा दिखाई दिया था। उसमें एक और चीज जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो ये कि रीसोइंग, जिसे हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ओवरऑल प्रोडक्शन पे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है मनीषा। इसलिए चावल किस तरह से प्रोडक्शन किस तरह से होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। पिछले साल भी
एवरेज के मुकाबले 6% कम था चावल का उत्पादन, इस बार जरूरी हो जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण फसल जिसके बारे में आपने बात की, दालों के लिए भी देखिए, क्योंकि इस बार जो है वो मानसून इतना ज्यादा अनइवन रहा है। शुरुआत अच्छी रही क्योंकि शुरुआत में नॉर्थ वेस्ट की तरफ में इतनी ज्यादा बारिश नहीं थी, डिलेड मानसून इतना बुरा नहीं था दालों के लिए, लेकिन उसके बाद तेज बारिश हुई वहां पे और ज्यादा जो मॉइस्चर है, नमी, वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती दालों के लिए। तो महाराष्ट्र में, क्योंकि उस वक्त राजस्थान में दालों की फसल जब सफर कर रही थी, महाराष्ट्र में थोड़ा बेहतर कर रही थी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में तेज बारिश शुरू हो गई तो वहां से भी वो नमी दाल में आ गई। 9% के करीब वैसे भी वहां पे सोइंग एरिया कम हो गया है। तो फसलों के लिए बहुत ही आड़ा टेढ़ा साल है। रबी बहुत जरूरी रहेगा। अब खरीफ में तो जो हो गया उसे बहुत ज्यादा बदला नहीं जा सकता। हालांकि वाटर रिजर्वर्स के हिसाब से एक अच्छी खबर यह है, क्योंकि IMD हो चाहे स्काईमेट, दोनों का कहना है कि सितंबर परफॉर्म कर जाएगा। तो अगर सितंबर परफॉर्म करता है तो कम से कम हमारे वाटर रिजर्वर सेफ रहेंगे, तो पानी पीने की जो उपलब्धता है और खेती के लिए, दोनों के लिए बुरी खबर नहीं होगी। तो अब सारी आशाएं सितंबर से है मनीषा। एब्सोल्युटली, और माना यह जा रहा है कि अगस्त से बेहतर सितंबर यहां पर परफॉर्म करेगा, तो सारी होप्स वहां पर आती हुई। साथिया, बहुत शुक्रिया वो सारे डिटेल्स लेके आने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो यहाँ पर कमोडिटी स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे आपके लिए। पर मेटल्स की कर लेते हैं और कैसे देखते हैं आप इस मूवमेंट को प्रथमेश, जिस तरह से हमने आज फिर से मुनाफा वसूली का दौर चलता हुआ देखा? आई थिंक ओवरऑल मेटल्स पैक में अगेन कोई खास मोमेंटम यहाँ से देखने को नहीं मिल सकता है। आपको कॉपर स्पेसिफिक, जिंक स्पेसिफिक अपसाइड पोटेंशियल 733 तक के लिए है, जिंक में 222 तक के लिए है। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको सारे प्रोबेबल काउंटर में आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव, कॉपर 730 पे सेल करना चाहिए, 733 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट 723 के तक। साथ ही प्रथमेश, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे अब यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि 90 का स्तर चार्ट्स पे होल्ड कर रहा है? रेजिस्टेंस जोन के पास में है, यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद कर रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, तो ऑप्शंस पे ट्रेड करना बेटर होगा। 7200 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। यहाँ पे 100 रुपए की प्रीमियम पे इसका एंट्री पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस 75 के रहेगा और टारगेट 170 के रहेगा। वंदना, आपसे भी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज पर ही जानना चाहेंगे। कॉटन और कैस्टर में अब यहाँ से क्या लगता है, क्योंकि कॉटन में कुछ सपोर्ट जरूर है, कैस्टर में इतना नहीं। कैस्टर में एक फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, एक अपसाइड मूव दिखाया था, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे, क्योंकि चाइना से बहुत ज्यादा डिमांड यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है। 6280 एक लेवल रहेगा जहाँ पे मैं सेलिंग इनिशिएट करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेस नीचे 6180 के करीब आ सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 6340 का। और कॉटन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा मूव देखने को मिल रहा है, तो 61,000 के करीब नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग रिकमेंडेशन मेरी रहेगी। बहुत ज्यादा लंबा टारगेट यहाँ पे नहीं रखना होगा, 61,500 का रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 60,775 का। ऑलराइट, हमें आशा है कि हमारे दर्शकों ने वो सारे जो स्ट्रैटेजीज हैं नोट डाउन कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आपका समय निकालने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।